मई की दोपहर थी। सिवान जिले के जिला अधिकारी महेंद्र कुमार और एसपी सौरभ शाह एक फोन कॉल पर अचानक किसी फैसले पर पहुंचे और ये फैसला जेल से जुड़ा हुआ था। फिर दोनों ने तय किया कि आज सिवान जेल की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी, यानी औचक निरीक्षण किया जाएगा। अचानक पहुंचकर देखा जाएगा कि क्या व्यवस्था है, वहां की सुरक्षा के कितने इंतजाम हैं। इसलिए उन्होंने बिना किसी पूर्व सूचना के एक पुलिस की टीम बनाई और सीधा पहुंच गए सिवान जेल के बाहर। लेकिन जेल के बाहर का नजारा देखकर दोनों हैरान रह गए। वहां एक अलग ही कानून का राज चल रहा था और ये राज था शहाबुद्दीन का राज। जो शहाबुद्दीन जुडिशियल कस्टडी तोड़कर मनोज तिवारी का ऑर्केस्ट्रा देखने पहुंच गए। जरा सोचिए जेल के अंदर उनकी ताकत क्या रही होगी। अच्छा, इसको ऐसे भी समझिए कि यूपी के एक बाहुबली थे ना, मुख्तार अंसारी, उन्हें मछली बहुत पसंद था, तो उनके लिए जेल के अंदर ही तालाब खुदवा दिया गया। अब बिहार में तो शहाबुद्दीन सिवान के सुल्तान थे, तो जरा सोचिए कि उनके इशारे पर क्या होता था। जैसे एक बार शहाबुद्दीन को आधी रात में नमकीन खाने का मन हुआ, तो क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा जब जेल के अंदर बिना परमिशन के 85 लोग घुस गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि अंदर उनके नेता शहाबुद्दीन बंद थे। और तो और शहाबुद्दीन की ठसक जेल में रहने के बाद भी ऐसी थी कि एक बार जब एक विधवा औरत गुंडे से परेशान होकर शिकायत लिखवाने पुलिस स्टेशन पहुंची, तो पुलिस वालों ने उसे शहाबुद्दीन के पास मिलने के लिए जेल भेज दिया। आखिर जेल के अंदर कैसे चलता था सिवान के सुल्तान शहाबुद्दीन का साम्राज्य, आइए बताते हैं सब कुछ शुरू से अंत तक। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए कहानी में अंत तक। तो सिवान के डीएम और एसपी जेल पहुंचे तो उनको दिखा कि जेल के मेन गेट पर बांस की जो बैरिकेडिंग होती है ना, उसके पार जो है लगभग 50 लोग जेल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि लोग जेल से बाहर निकलने की सोचते हैं, यहां लोग जेल के अंदर घुसने की कोशिश क्यों करेंगे? पुलिस को भी यही लगा। उन्होंने सोचा पता किया जाए कि आखिर चल क्या रहा है। फिर जब पुलिस वालों ने उनसे पहचान पत्र मांगे कि भाई कौन हो तुम, क्या कर रहे हो यहाँ पे, तो वो सारे लोग जो थे ना वहां से भाग खड़े हुए। और ये भीड़ बस बाहर ही नहीं थी, जेल के अंदर जो विजिटर कॉरिडोर होता है ना, यानी कि गली नुमा जगह जहाँ पे लोग मिलने के लिए खड़े होते हैं, वहां पर भी 10 और लोग खड़े थे। तो जिला अधिकारी ने तुरंत गेट पर लगे विजिटर्स रजिस्टर को देखा, उसमें सिर्फ 20 लोगों का नाम दर्ज था। सवाल उठना लाजमी था, जब एंट्री सिर्फ 20 लोगों की है तो अंदर इतने लोग कैसे पहुंच रहे हैं? फिर जवाब मिला कि ये सब पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन से मिलने आए हैं। इनके आईडी चेक किए गए हैं। जो वहाँ पर जेल अधीक्षक थे भिक्षु भारद्वाज, उन्होंने ये जवाब बहुत ही आराम से जो है अपने कैप्टन को दिया, कप्तान को यानी कि एसपी को, कि कुछ विजिटर्स को जो है ना पुलिस ने रोक लिया है, बाकियों को जाने दिया है, लेकिन अपने मोबाइल फ़ोन को जमा करने के बाद ही अंदर उनको जाने दिया गया है। फिर एसपी शाह का इस पर कहना था इनमें से तो कई क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं। इस पर जेल प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन शहाबुद्दीन से मिलने आए लोगों में से एक थी कृष्णा देवी, जो कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष थी, और उनका जवाब सीधा था, सीधा सीधा डीएम और एसपी को, मैं तो अपने नेता शहाबुद्दीन से मिलने आई थी, इसमें गलत क्या है? आईएएस और आईपीएस ना जिला के राजा और मंत्री की तरह होते हैं, खास करके बिहार में, और उन्हें कानून में सही और गलत का पाठ पढ़ाया जा रहा था, वो भी एक पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के जरिए। असल में ये उसकी हिम्मत नहीं थी, बल्कि शहाबुद्दीन की ताकत थी जो उसके पीछे थी और उसी की आवाज निकल रही थी। तो जेल में उस दिन जो भी हो रहा था वो कुछ नया नहीं था, ये रोज की बात थी। ये थी शहाबुद्दीन की सिवान में जेल में चलती दरबार व्यवस्था, जहां सिर्फ एक कानून चलता था, किसी सरकार या पुलिस का नहीं, साहब का कानून। हर सोमवार और बुधवार को शहाबुद्दीन अपने प्रजा को मिलने का समय देते थे। वही सिलसिला अब जेल के अंदर चार दीवारी में भी चल रहा था। शहाबुद्दीन लोहे के ग्रिल के पीछे खड़े होते थे और खड़े होकर अपने लोगों के लिए घंटों सुनवाई करते थे और फैसला भी करते थे। अदालत था एक पूरा,
उस सुनवाई में किसी को गुंडे से दुकान छुड़वानी होती थी, किसी को ज़मीन का जो कब्जा था वो वापस चाहिए होता था, किसी को ट्रांसफ़र करवाना होता था, और साहब किसी राजा की तरह सबकी सुनते थे मुस्कुराते हुए। और ग्रिल के उस पार खड़े साहब के आदमी उनके एक एक आदेश को नोट कर लेते थे। जैसे किसी ने कहा कि साहब हम पर तो बहुत जुल्म हो रहा है, तो साहब मुस्कुराते हुए कहते बेफिक्र रहो, कल से ऐसा नहीं होगा। ठीक इसी वक्त उनका आदमी उस प्रॉब्लम को लिख लिया करता था जो साहब के बिहाफ पर उसे बाहर ठीक करना था, पूरा करना होता था। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ऐसा होता भी था, क्योंकि इसी दरबार में एक दिन एक महिला पहुंची। वो यहाँ आना नहीं चाहती थी, लेकिन हुआ ये कि जब वो अपने परेशानी को लेकर पुलिस के पास गई तो लोकल पुलिस थाने में उससे कहा गया कि पहले एक बार साहबुद्दीन से मिल लो। उस महिला का पति इस दुनिया में नहीं रहा और विधवा पत्नी को ही अब घर चलाना था। लेकिन पति के मरने के बाद जब उसने अपनी दुकान खोलने की कोशिश की तो एक लोकल गुंडे ने पैसे मांगने शुरू कर दिए। गुंडे से परेशान होकर जब वो पुलिस के पास गई तो पुलिस ने कहा कि पहले साहबुद्दीन से मिलो। महिला जो है वो हैरान हुई कि मैं पुलिस से मदद मांगने गई और वो कह रहे हैं कि तुम जेल में जाकर साहबुद्दीन से मिलो। हालांकि उसके पास कोई रास्ता तो था नहीं, तो वो मजबूरन साहबुद्दीन से मिलने पहुंच गई। जेल में वो साहब से मिली और अपनी परेशानी को बयां किया। उसको कहा गया कि जाओ तुम, काम हो जाएगा। फिर जो हुआ उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने आसानी से सब हो जाएगा। साहबुद्दीन से मुलाकात के अगले ही दिन गुंडा खुद आकर बोला उस औरत से, उस विधवा औरत से, कि दुकान खोलिए, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यही वजह थी जिसके लिए आज भी सिवान के कई लोग साहबुद्दीन को साहब कहते हैं, क्योंकि वो किसी मसीहा की तरह अपने से जुड़े लोगों की मदद किया करते थे। वहीं कुछ ऐसे ही सिवान जेल उस दौर में कोई जेल नहीं बल्कि साहबुद्दीन का दरबार बन चुकी थी और जेल के बाहर नेताओं की लाइन लगी रहती। आरजेडी के विधायक हरिशंकर यादव, जिला अध्यक्ष पर महात्मा राम और जेडीयू के विधायक रमेश सिंह कुशवाहा सब साहब से मिलने आते थे। अब जेल अधीक्षक तो इस पे कहते कि हम तो जेल मैनुअल के अनुसार ही विजिटर्स को अंदर आने देते हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि साहबुद्दीन कोई आम कैदी नहीं था। ये उस वक्त की बात है ना जब साहबुद्दीन 4 बार के सांसद हो चुके थे, आरजेडी नेता और कई संगीन मामलों में दोषी थे, जो अलग अलग वक्त पर पिछले 1 दशक से सिवान जेल में थे। बीच में भले ही उन्हें भागलपुर या गया ट्रांसफर किया गया, लेकिन हर बार वापसी सिवान जेल में ही हुई जहां से वो अपना साम्राज्य चलाते थे। हालांकि पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के बाद जब विपक्ष ने सवाल उठाया तो उन्हें फिर से भागलपुर जेल भेज दिया गया। जेल से साहबुद्दीन का आतंक ऐसा था कि सिवान में अगर कोई हत्या होती ना तो सबसे पहले पुलिस जेल पर ही जाकर रेड मारती थी। वजह साफ थी कि आदेश भीतर से ही आता था। साहबुद्दीन का नाम भले ही इस केस में नहीं आया, लेकिन आरोप उन पर खूब लगे। लेकिन उनके करीबी उपेंद्र सिंह को हिरासत में लिया गया, जिसने स्वीकार किया कि हत्या की साजिश जेल के अंदर से ही रची गई थी। दरअसल सिवान में ना उस वक्त एक अनकहा नियम था जो कि कहा नहीं जा रहा था, लेकिन सबको मालूम था कि सिवान में साहब के खिलाफ बोलना मतलब मौत को न्योता देना है। एक समय तो हर दुकान में उनकी तस्वीर लगी होती थी, श्रद्धा से नहीं बल्कि डर से। अब जब उन्हें कोर्ट ने दोषी ठहराया और जेल भेज दिए गए तो लोगों के बीच थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन जेल के भीतर से भी उनका राज चलता रहा। साहबुद्दीन के जेल के दौरान ही उनकी एक तस्वीर आई थी जिसने सिवान ही नहीं पूरे बिहार में हड़कंप मचा दिया था, क्योंकि आरजेडी के अल्पसंख्यक मंत्री अब्दुल गफूर और विधायक हरिशंकर यादव जेल अधीक्षक के ऑफिस में साहबुद्दीन के साथ बैठे हुए थे। तस्वीर वायरल हुई तो जेल अधीक्षक राधेश्याम सस्पेंड कर दिए गए, लेकिन जिस पत्रकार ने फोटो सबसे पहले पब्लिश की, अब बात उनकी जान पर बन आई कि उन्होंने ऐसी हिम्मत कैसे की, और अंत में उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। उस पत्रकार का नाम था राजदेव रंजन, वही राजदेव रंजन जिनकी हत्या से 1 घंटे पहले जेल से क्राइम सीन के पास मौजूद एक आदमी को 1 या 2 नहीं 36 बार कॉल किए गए थे। इशारा साफ था, लेकिन कार्रवाई सिफर रहा, क्योंकि हुकूमत साहब की थी। जेल के अंदर उनके वर्चस्व की अनेक कहानी है।
जहां दिखता है कि साहब का कंट्रोल कैसा था। अब यहाँ सिवान जेल की ही बात करते हैं, जो कोई बहुत बड़ी जेल नहीं थी। याद रखिएगा कि बात उस समय के हिसाब से हो रही है। उस जेल के अंदर ना 24 सेल थे और हर सेल में करीब 50 लोगों की जगह थी। लेकिन साहबुद्दीन को एक खास सेल मिला हुआ था, जिसके अंदर था एक बेड, टीवी और किताबों की अलमारी। एक पूर्व कैदी बताता है कि वो यानी कि साहबुद्दीन खूब पढ़ा करते थे। जेल के अंदर भी कम्युनिज्म, धर्म और करंट अफेयर्स पर उनका एकदम तगड़ा पकड़ था। सुबह की सैर करते वो जेल के अंदर ही, नमाज पढ़ते, कसरत करते और अलग थलग रहते लोगों से, बाकी लोगों से मिलते जुलते नहीं। पूरी राजा वाली जिंदगी थी जेल के अंदर भी कि हम सबसे विशेष हैं। उनके लिए खास खाना बनता था, जिसमें चना, उबला अंडा, काली चाय, और अगर कुछ चाहिए होता था तो जेल के अंदर से ही ऑर्डर चला जाता था बाहर। और उसी वक्त जब उनकी मर्जी हुई ना, उसी वक्त जेल के अंदर वो सामान आ भी जाता था। जो साहब को चाहिए होता था वो उनको मिलता था, फिर चाहे वो जेल में ही क्यों ना हो। अब कानून इसकी इजाज़त तो नहीं देती है, लेकिन साहबुद्दीन तो खुद कानून थे। एक बार की बात है, उन्होंने आधी रात को जेल के अंदर से नमकीन और टॉर्च की बैटरी मंगवाई। उनको आधी रात में मन किया कि वो नमकीन खाए। फिर क्या, आधी रात के समय जेल से बाहर कॉल गया। फिर अपूर्वा स्वीट्स और ज्योति इलेक्ट्रिक्स की दुकानों को खुलवाया गया आधी रात में, और साहब की फरमाइश जो है पूरी हुई। यानी जेल में रहते हुए भी साहब की इच्छा दिन हो या रात उसका मोहताज नहीं था। अगर उन्हें कुछ चाहिए था मतलब चाहिए था, और वो चीज़ पूरी भी होती थी। बाकी ये सिर्फ साहबुद्दीन की कहानी नहीं है। आज भी बड़े मंत्री हो या बाहुबली, उनके लिए जेल किसी हेवन की तरह होता है, जहां उनको मालिश से लेकर मॉडल सब मिल जाती है। बाकी ये कितना सही है और कितना गलत, ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सुरक्षा व्यवस्था जो है जेल का, कानून व्यवस्था, वो सबके लिए बराबर क्यों नहीं है, क्यों खास लोगों को ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाता था। ये बात सिर्फ तब की नहीं है, आज की तारीख में भी बहुत लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है। कई बार हम देखते हैं कि साउथ का एक्टर हो जो किसी मर्डर केस में पकड़ा जाता है, लेकिन जेल के अंदर एकदम 5 स्टार होटल की तरह चाय पीता हुआ नजर आता है। तो ये कैसी व्यवस्था है जेल की, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आज की इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही कहानियाँ लेकर आपके सामने आता रहूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी कहानियाँ आपके सामने लेकर आ सके। मांगे मैं पंचम प्रकाश आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर तो आता ही रहूँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।